नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। आज हम चर्चा करेंगे धनखड़ और वसुंधरा राजे की बातों पर। धनखड़ की विदाई और धनखड़ की विदाई के बाद वसुंधरा राजे की भूमिका और उस पर ताजपोशी की तैयारी क्या है, क्या भजनलाल शर्मा बेदखल किए जाएंगे, हटाए जाएंगे, ये सब चल ही रहा था। लेकिन उसी दौरान वसुंधरा राजे की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात। भजनलाल जी का जो अपना व्यवस्था है वो लगातार फ्लॉप दिख रही है। बीते दिनों अभी एक स्कूल की घटना हो, या फिर बाढ़ हो, या फिर किरोड़ीलाल मीणा हो, या फिर अन्य मंत्री विधायक हो, बेलगाम सा राजस्थान घूम रहा है। ऐसे में भाजपा को चिंता है कि हम राज्य कैसे बचाएं। राजनीति में उठापटक बड़ी तेजी से चल रही है। संसद में आप तूफान मचा दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट एसआईआर को लेकर सवाल करता चला जा रहा है। चुनाव आयोग अपनी रो में है। ऐसे में भाजपा के पास चिंता यह है कि कहीं राज्य कोई गड़बड़ा न जाए। अब वो भजनलाल को हटाकर किसे लाया जाए, तो फिर हो सकता है कि वसुंधरा की ताजपोशी हो जाए। क्योंकि धनखड़ को हटाने के बाद राजस्थान में भूमिकाएं बदलेंगी। धनखड़ भी राजस्थान के रहने वाले हैं। जाट वोट लोकसभा विधानसभा सब जगह धनखड़ की बदौलत भाजपा को मिला। भाजपा वोट बैंक को सहेजने का ये कोई कोर कसर छोड़ेगी नहीं। ऐसे में क्या धनखड़ की विदाई और योगी पर बवाल बना हुआ है, तो क्या वसुंधरा की ताजपोशी भाजपा कर पाएगी? संतोष देखिए पाठक शिव जी। जी देखिए शिव जी, आज की जो ये स्टोरी है, आज का जो डिबेट है, ये कई मुद्दे एक साथ जुड़े हुए हैं। अपने तमाम दर्शकों से मैं कहूंगा, संकट का काल है। आप पे भी संकट है, हम पे भी संकट है। कई तरह से, एक तरह से सताने की, परेशान करने की कोशिश की जा रही है। तो अ, उसके बावजूद भी हम अलग अलग प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी बातों को रखने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश करते रहेंगे, क्योंकि हमारे खून में पत्रकारिता है और कम से कम पत्रकारिता करने से तो हमें कोई रोक नहीं सकता। दर्शकों से यही अपील करेंगे कि हम जिस प्लेटफॉर्म के जरिए भी आपके साथ आते हैं, हमारे साथ जुड़िए और हमारे साथ दीजिए। अगर वो लाइक और कमेंट करेंगे तो थोड़ा-सा जो हमें प्रताड़ित किया जा रहा है वो कम किया जाएगा। लोगों को लगेगा, और खास तौर से यूट्यूब पे भी को भी लगेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ हैं। अब आते हैं आज के मुद्दे पर। वसुंधरा राजे सिंधिया की मुलाकात हुई है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। संसद का सत्र चल रहा था और संसद के सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जब लोकसभा में डिबेट चल रही थी ऑपरेशन सिंदूर पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन के अंदर मौजूद नहीं थे, लेकिन वो राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया से मुलाकात कर रहे थे और राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात कर रहे थे। अब अगर मैं आगे कुछ बताऊं, उससे पहले कई महीने पहले एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ था, जिसकी जानकारी मैं अपने दर्शकों को दे देता हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर रस्साकसी मची हुई थी, घमासान मचा हुआ था, उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक बड़े नेता ने वसुंधरा राजे सिंधिया से बात की। उस बातचीत के बाद जो नया नया मुख्यालय केशवपुर में दोबारा से भव्य मुख्यालय बना है ना, भजनलाल शर्मा को वहां बुलाया गया। 2 घंटे 2.5 घंटे तक लंबी उनकी पाठशाला चलाई गई। अंग्रेजी में उसको क्लास कहते हैं, मैं हिंदी में कहता हूं कि उनकी पाठशाला चलाई गई। उसके बाद उनको कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव से जाकर मिल लो, बीएल संतोष से जाकर वो मिले। उस समय आरएसएस के एक बड़े नेता ने वसुंधरा राजे सिंधिया को कहा कि आप राजस्थान से ऊपर की सोचिए, आपको बड़ी जिम्मेदारी, आपको बड़ा ओहदा, और बड़ी जिम्मेदारी में आपको 24 घंटे सातों दिन काम करना पड़ेगा। वसुंधरा राजे सिंधिया के समर्थकों ने, उनके कुछ करीबी लोगों के साथ उन्होंने डिस्कस किया। वसुंधरा राजे सिंधिया ने खुद डिस्कस किया होगा या किसी और ने डिस्कस किया होगा। ये मैसेज गया कि उनको भारतीय जनता पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा है। फिर ये खबर छपी, ये खबर चली, ये खबर चलाई गई और अचानक वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम कट गया, क्योंकि जो नाम चल रहे हैं उन नामों में से अगर आरएसएस को चुनना पड़े तो फिर जो बीजेपी और गुजराती लॉबी चला रही है 2023 के बाद से, भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान और पता नहीं कौन कौन से नाम ने, अब तो उसमें शिवराज सिंह चौहान, केशव प्रसाद मौर्य, मनोहर लाल खट्टर, शायद ही कोई नाम बचा हो जो रह गया हो। लेकिन अचानक धनखड़ की विदाई के बाद फिर से भारतीय जनता पार्टी के अंदर राजनीतिक माहौल बदलना शुरू हो गया है।
जगदीप धनखड़ की विदाई, जयराम रमेश का एक पोस्ट याद कीजिएगा कि जाट, किसान पुत्र। अब जब जाट का जिक्र आता है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को याद कर लीजिएगा, जाट का जिक्र आता है तो हरियाणा को याद कर लीजिएगा, जाट का जिक्र आता है तो राजस्थान के एक बड़े इलाके को याद कर लीजिएगा। और डर इस बात का भी है कि जिस दिन जगदीप धनखड़ बोलना शुरू करेंगे तो दो ही चीजों पर बोलेंगे कि जाट को सताया गया और किसान के बेटे को सताया गया। तो माहौल बदलना शुरू हो जाएगा। तो अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी माहौल बदलना शुरू हो गया। योगी जी पर हम आज बाद में बात करेंगे, उनको हम दूसरे नंबर पर रखते हैं। अब वसुंधरा राजे सिंधिया को प्रधानमंत्री ने मिलने का समय दिया, लंबी बातचीत हुई और अब ये सवाल उठ रहा है कि वसुंधरा राजे सिंधिया की ताजपोशी क्या, राजस्थान का मुख्यमंत्री, इस बात की संभावना बहुत कम है। दो ही चीज बचता है, उपराष्ट्रपति या भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय। अब तक कोई भी महिला भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन पाई है। मैं ये भी बता दूं कि शायद राजनाथ सिंह जब अध्यक्ष हुआ करते थे, सुषमा स्वराज जब बीजेपी संसदीय बोर्ड में हुआ करती थी, उन्होंने राजनाथ सिंह से लड़ झगड़ के 1/3 सीटें जो थी भारतीय जनता पार्टी के संगठन में महिलाओं के लिए आरक्षित की थी। यानी भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, जो हाईएस्ट बॉडी है, चाहे वो पार्लियामेंट्री बोर्ड हो, चाहे वो चुनाव समिति हो, केंद्रीय चुनाव समिति हो या राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो, राष्ट्रीय परिषद हो, ये फैसला किया गया कि 1/3 जो सीट होगी वो महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। हालांकि ये पूरी तरह से लागू हो नहीं पाया, कई तरह के किंतु परंतु थे। तो भारतीय जनता पार्टी एक महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष देकर कई तरह के राजनीतिक संदेश देने की कोशिश कर सकती है। और जिस तरह से कहा जाता है ना कि नरेंद्र मोदी एक कॉम्बो है, भाई हिंदुत्व के आइकॉन तो थे ही वो, लेकिन इसके साथ ही वो ओबीसी भी अपने आप को बता रहे थे। योगी आदित्यनाथ पिछले 8 सालों में आप कई तरह की शिकायत कीजिए, लेकिन वो एक कॉम्बो बने हुए हैं। और किस तरह से वो कॉम्बो बने हुए हैं योगी आदित्यनाथ? भगवा वस्त्र है, मठ के महंत हैं, हिंदुत्व की छवि है उनकी। तो इस तरह से वो एक समीकरण बने हुए हैं। और वसुंधरा राजे सिंधिया भी इसी तरह से कॉम्बो है। एक तो महिला है, इस देश की आधी आबादी लगभग 45-46% जो है वो महिला मतदाता है। और किसी भी राज्य में आप चले जाइए, 40 से 48% के लगभग महिला मतदाताओं की संख्या तो है ही। नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में महिला मतदाताओं की संख्या तो 50% से भी ज्यादा है। अब वसुंधरा राजे सिंधिया कॉम्बो कैसे? एक तो मैंने बता दिया कि महिला है, दूसरा सिंधिया राज परिवार से बिलोंग करती है, यानी राजपूत की बेटी है, तीसरा जाट परिवार की बहू है, जाट राजघराने की बहू है, तो जाट को भी साथ लिया। और उसके बाद चौथा, उनके बेटी की जो शादी हुई है वो गुर्जर परिवार में। तो आप इस समीकरण को देखिए कि महिला होने के साथ साथ वो राजपूत की बेटी है, जाट की बहू है और गुर्जर समुदाय की समधन है। तो इन सभी समुदायों को एक तरह से साधने की कोशिश एक पंथ से हो रहा है। लेकिन अब यहाँ पे सवाल उठ रहा है कि वसुंधरा राजे सिंधिया को ताजपोशी तो लगभग अब तय नजर आ रही है, लेकिन मिलेगा क्या? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद या फिर देश के उपराष्ट्रपति का पद से? बड़ा गंभीर बात यह है कि वसुंधरा राजे का जब से नाम चला तब से वो राजनीति में एक तरीके से पुनर्वापसी हुई, वरना तो वो अपनी चिट्ठी पढ़कर, अपना वो पर्ची पढ़कर फलफला कर रो पड़ी थी। एक बार फिर राजनीतिक जो मैदान है उसमें खड़ी नजर आई। अध्यक्ष का ऐलान, संतोष पाठक जी, आज एक हम बड़ी बात आपको बताने जा रहे हैं कि जब तक नए प्रधानमंत्री का निर्णय नहीं होगा आरएसएस नया अध्यक्ष नहीं देगी, क्योंकि नए आने वाले प्रधानमंत्री और अध्यक्ष के साथ कैसी पींगे बैठेंगी, पुराना वाला किस खेमे का होगा, नए वाला किस खेमे का होगा। तो मुझे लगता है इसलिए आरएसएस ये सारे काम अक्टूबर के बाद ही करेगी, जब उनका शतक पूरा हो जाएगा। दशहरा 100वां वर्ष पूरा करके जब 101वें वर्ष में घुसेंगे, 75 वर्ष के मोहन भागवत होंगे, 75 के प्रधानमंत्री जी होंगे, 75 के समकक्ष राजनाथ सिंह होंगे, फिर तय होगा नया घमासान। और इस घमासान में ही तय हो जाएगा कि यूपी का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। तब तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को केंद्र में एक सही जगह व्यवस्थित किया जा चुका होगा। अब चर्चा यह कि वसुंधरा राजे का क्या होगा, योगी आदित्यनाथ का क्या होगा। अगर वसुंधरा राजे की पुनर्वापसी होती है तो योगी जी का भी बाल बांका होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं बड़ी गंभीर टिप्पणी आपसे कह रहा हूं। और अगर इसी तरीके से लबोलवाब करते करते ये लोग निकलते चले गए, 75 का आंकड़े का मामला ठंडा पड़ता चला गया, जैसे आज
अमित शाह जी सदन में बोल रहे थे तो उससे लग रहा था कि मामला ठंडा है, बहुत ज्यादा ओजस आज था नहीं। और ओजस के साथ साथ आज वो पहले एक तेज तरह गृह मंत्री के रूप में पेश होते थे, आज वो कांग्रेस का इतिहास पर बात कर रहे थे कि फला सन में तुमने ये नहीं किया। तो जब आदमी के पास अपनी बताने को नहीं होता तो वो ये कहता है, पाठक जी आप भी तो उस दिन उसकी बाइट ले रहे थे, आप भी तो उस दिन उस नेता से बात कर रहे थे, हमने आज कर ली तो क्या बुरा है। ये आंसर नहीं होता है। लोगों ने आपको बदलने की राजनीति पर वोट दिया था। आप तो कांग्रेस का भ्रष्टाचार खत्म करने आए थे, आप तो रोजगार की चर्चा करने आए थे। तो आपसे ये नहीं कोई सुनना चाहता है कि उन्होंने किया है उससे हमने ज्यादा नहीं किया है, ये नहीं कोई सुनेगा। तो यहां पर सवाल यह है कि धनखड़ जी कहाँ है ये पता किसी को नहीं। अब तक एक वक्तव्य भी नहीं आया, अब तक उनकी तरफ से एक बयान नहीं आया। योगी जी की तरफ से जो खबरें आ रही वो बड़ी अच्छी बुरी कैसी हैं कि सुबह विधायकों से मिलते हैं, शाम को राज्यपाल से मिलते हैं और रात को पत्रकारों को कहते हैं कि आ जाओ तुम भी पार्टी कर लो। और फिर वो खबर चल जाती है जिसे खुद ही फिर डिलीट करवाना पड़ता है। तो ऐसे असमंजस में मौजूदा सिनेरियो आप क्या देख रहे हैं? क्या बीजेपी का अध्यक्ष चुना जाएगा? उपराष्ट्रपति तो चुनाव आयोग की परिकल्पना है, तो चुनाव आयोग को तो कोई रोक नहीं सकता, उसमें किसी राजनीतिक दल का कोई मसला नहीं है। तो क्या ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा? वसुंधरा को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने के चांस दिख रहे हैं? शिव जी, मैं राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के साथ साथ इतिहास थोड़ा बहुत पढ़ा है। हालांकि मैं पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी रहा हूं, तो पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन ज्यादा इसको पढ़ा है, लेकिन इतिहास में मेरी गहन रुचि रही है। आपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्षों का जिक्र किया, तो मैं जरा बता देता हूँ। मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, मुगल वंश को अगर हम एक तरफ रख दें तो मुगल वंश के दो शासक अकबर और औरंगजेब, इन दोनों ने लगभग लगभग 50 वर्ष तक इस देश पर शासन किया। एक और वंश का अगर मैं मान लूं तो 100 वर्ष से ज्यादा का मान लूं, नहीं तो आमतौर पर, मोटे तौर पर इस देश में एक वंश का शासन 100 वर्ष तक रहा। यानी किसी भी परिवार के वंश के लिए या किसी भी संगठन के लिए 100 वर्ष बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत पे उन्होंने कब्जा किया। 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से वो चला गया और वो सीधे सीधे भारत जो है वो ब्रिटेन की महारानी के नियंत्रण में आ गया। 1857 के बाद 1947, 90 साल के बाद ही ब्रिटिश सरकार को भारत को आजाद करके जाना पड़ा। गांधी परिवार देखिए किस तरह की मुश्किलों का सामना कर रहा है, अभी 100 वर्ष भी नहीं हुए हैं। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100वें वर्ष में ही उसके अस्तित्व पर खतरा मंडरा था। अगर गुजराती लॉबी जीत गई, अगर, मैं फिर से दोबारा कह रहा हूं, अगर गुजराती लॉबी जीत गई तो आप ये तय मानकर चलिए कि भारतीय जनता पार्टी ये तय करेगी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अगला सरसंघचालक कौन होगा, मोहन भागवत का उत्तराधिकारी कौन होगा। और मोहन भागवत पे मैं हमेशा कहता हूं कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मोहन भागवत को सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष तय नहीं करना है, मोहन भागवत को सिर्फ देश का प्रधानमंत्री नहीं करना है, मोहन भागवत को सिर्फ इस देश के कई मुख्यमंत्री, देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री तय नहीं करने हैं। मोहन भागवत को यह तय करना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का इकबाल, प्रभाव और अस्तित्व बचा रहेगा या नहीं रहेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने 100 वर्ष की यात्रा पूरी करने के बाद भी उतना प्रभावशाली और ताकतवर रहेगा या नहीं रहेगा। इसलिए ये एक बड़ी लड़ाई, जहां तक 17 सितंबर की बात है, अभी तक तो इस्तीफा देने की कोई सुगबुगाहट नहीं है। मोदी जी डटे हुए हैं, मीटिंग कर रहे हैं, उसकी बजाय लखनऊ में सुगबुगाहट हो गई है। लखनऊ में योगी आदित्यनाथ जैसे ही धनखड़ साहब की विदाई हुई, देखिए अधिकारियों के साथ बैठक करने लगे, विधायकों सांसदों के साथ बैठक करने लगे, विधायकों सांसदों को पुचकारते हुए नजर आने लगे, फिर पत्रकारों को आम की दावत देते हुए नजर आए। और लंबे अरसे बाद इसलिए कह रहा हूं कि 2017 में मुख्यमंत्री बने, 1-1.5 साल तक वैसा ही रहा। लंबे अरसे बाद इतने प्यार भरे माहौल में पत्रकारों से वो बातचीत करते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री आवास पर उन्होंने बुलाया। और आमतौर पर ये माना जाता है कि जब कोई नेता अपने आवास पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाने लग जाए, आमतौर पर वो जब ज्यादा से ज्यादा बैठकें करने लग जाए, तो ये माना जाता है कि वो विदाई की तैयारी कर रहे हैं। तो संघ चाहता है कि मोदी जी विदा हो जाए, लेकिन मोदी जी तैयारी कर नहीं रहे, लेकिन योगी जी लगातार तैयारी कर रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि गिले शिकवे दूर कर रहे हैं कि कल को जब वो कुर्सी पे ना रहे तो किसी को फोन करे तो उससे कहे, देखो मैंने तुम्हारी बात तो सुनी थी,
आप थोड़ा सा मेरा भी सुन लो यार, 2-4 काम होंगे तो मेरा भी करवा दिया करो। तो उस तरह की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि रस्साकसी चल रही है। और आज के माहौल में चूंकि भाजपा आलाकमान फंस चुकी है, अगस्त और सितंबर, मुझे जहां तक उम्मीद है कि सितंबर के पहले सप्ताह तक उपराष्ट्रपति का चुनाव हो जाना है। अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अड़ा हुआ है कि भैया आपके एक्सपेरिमेंट बहुत चल गए। आप एकनाथ शिंदे को बाहर से लाते हो, मुख्यमंत्री बना देते हो। आप हिमंता बिस्वा शर्मा को बाहर से लाते हो, मुख्यमंत्री बना देते हो। आप जगदीप धनखड़ को पता नहीं कहां से लाते हो, उपराष्ट्रपति बना देते हो। आप अपनी ही सरकार में पता नहीं किस किस को कहां कहां से लाकर आपने मंत्री बना रखा है। तो अब जो अगला उपराष्ट्रपति बनेगा वो बीजेपी के, सॉलिड बीजेपी के बैकग्राउंड से होगा। और वो बात कहीं ना कहीं बीजेपी को भी लग रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष पे तो वो भी मानने को तैयार नहीं है, लेकिन उपराष्ट्रपति पद पर वो थोड़ा बहुत मानने को तैयार है। बस दिक्कत यहाँ दो ही चीज कि वसुंधरा राजे सिंधिया की जो कार्यशैली रही, क्या वसुंधरा राजे सिंधिया सबको साथ लेकर राज्यसभा की कार्रवाई का संचालन कर सकती है? क्योंकि उपराष्ट्रपति का जो सबसे बड़ा दायित्व होता है, वो जो संसद के 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र जो कि अभी चल रहा है, और शीतकालीन सत्र, इन तीनों सत्र की कार्रवाई का संचालन करना। और जिन देशों की यात्रा पर राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री नहीं जा सकते हैं, उन देशों की यात्रा पर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिहाज से उपराष्ट्रपति को यात्रा पर जाना पड़ता है। कई फॉरेन डेलीगेशन आते हैं, हालांकि ये नाराज हो गए थे धनखड़ साहब की अमेरिका के उपराष्ट्रपति के साथ उनकी बात क्यों नहीं करवाई गई। आमतौर पर तो वो प्रोटोकॉल में वो आना चाहिए था, नहीं आया, लेकिन क्योंकि अमेरिका जैसा देश है, अब अमेरिका के उपराष्ट्रपति तो छोड़िए, अमेरिका का विदेश मंत्री या अमेरिका का कोई अधिकारी भी आएगा तो वो सीधे प्रधानमंत्री से मुलाकात करेगा। ये एक तरह से उसको प्रोटोकॉल नहीं कह सकते, लेकिन अमेरिका अमेरिका है और प्रधानमंत्री की नजर में तो अमेरिका और भी अमेरिका है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के सामने वो बोल नहीं रहे। लेकिन ज्यादा संभावना इस बात की अब लग रही है शिव जी कि शायद वसुंधरा राजे सिंधिया के नाम का विचार उपराष्ट्रपति के पद के लिए किया जा सकता है। तो उनकी ताजपोशी धनखड़ साहब की जगह पर की जा सकती है। हालांकि फिर इसमें किंतु परंतु है कि बातचीत होती है और अगले दिन कोई तीसरा पक्ष उसमें आता है और कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है। जैसे नागपुर में प्रधानमंत्री गए, बातचीत हुई, सब कुछ तय हो गया, दिल्ली आए, सब कुछ तय करना था, आगे बढ़ना था, ये कहा गया कि 14-15 अप्रैल तक भारतीय जनता पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा, और अचानक सब कुछ ठहरता हुआ नजर आ गया। हम लोग जुलाई के महीने में, और जुलाई का महीना भी अंत होने जा रहा है। तो एक कंप्रोमाइज का जो फॉर्मूला है वो तो लगभग लगभग तैयार हो चुका है, लेकिन सभी पक्ष इस फॉर्मूले को मानेंगे या नहीं मानेंगे, इस बात पर हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और कल राजनाथ सिंह ने जो लोकसभा में भाषण दिया, मैं अपने दर्शकों को कहूंगा जाकर एक बार सुने। पता नहीं वो मोदी सरकार को बचा रहे थे कि मोदी सरकार की पोल खोलते हुए नजर आ रहे थे। वो भाषण अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। नितिन गडकरी का बोलना, लगातार बोलते जाना, और राजनाथ सिंह का देश की लोकसभा में खड़े होकर ये बोलना कि हम सत्ता में स्थायी नहीं रहेंगे, और फिर ये कहना कि नहीं हम पीओके नहीं लेना चाहते थे, हम युद्ध नहीं चाहते थे। अरे तो पीओके लेना तो आपका लक्ष्य है। आपने बाकायदा, आपके गृह मंत्री अमित शाह ने सदन के अंदर खड़े होकर कहा था 2019 में, अधीर रंजन चौधरी ने जब कहा था, उस समय जो लोकसभा में विपक्ष के नेता ने कहा था जान दे देंगे पीओके के लिए। आज आप लड़ाई जीत रहे थे, आप कह रहे हैं पीओके लेना आपका लक्ष्य नहीं है। तो आपने तो अपने ही गृह मंत्री अमित शाह को बेनकाब कर दिया और अपने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोल खोल दी। पता नहीं अचानक से निकल गया या फिर नागपुर से कहा गया था कि ये भी 2-4 लाइन बोल दे। नागपुर से बोला गया, क्यों नागपुर से ही बताइए, सरकार निकम्मी है, सरकार नाकाम है। तो हो सकता है कि नागपुर का इसमें योगदान हो। अब लड़ाई इस समय विपक्ष की नहीं है, लड़ाई है आरएसएस और बीजेपी की। दो मोर्चे पर नरेंद्र मोदी सरकार इस समय लड़ रही है, क्योंकि भाजपा की तो सरकार है नहीं, तो हम कहें भाजपा की सरकार लड़ रही है। मोदी की सरकार दो मोर्चे पर लड़ रही है। एक तो उसे विपक्ष से सामना करना पड़ेगा, और एक करना पड़ेगा उसे आरएसएस। आरएसएस वाला सामना ज्यादा कड़ा है, विपक्ष से तो कर लेंगे। तो अभी फिलहाल तो यही प्रतीक्षा रहेगी कि वसुंधरा राजे को क्या जिम्मेदारी मिलती है, योगी आदित्यनाथ का रोल क्या होता है, और धनखड़ जी कब मैदान में वापस आए। हालांकि सतपाल मलिक भी बड़े जोर शोर से वापस आए, उन्होंने कई बड़े खुलासे भी किए, और वो अस्पताल की शोभा बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अस्पताल से घर आएंगे और स्वस्थ रहे तो सीबीआई ले जाएगी। तो धनखड़ जी क्या कुछ बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे, या बाहर आके कुछ कहेंगे भी, ये सवाल बना हुआ है। तो संतोष सर, सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपने आज कहा कि वसुंधरा राजे जी का क्या होगा, वसुंधरा राजे चीफ मिनिस्टर बन पाएंगी कि उपराष्ट्रपति बनेंगी,
या फिर बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, अभी उनके लिए एक कुर्सी वेटिंग में नहीं है, 2 वेटिंग में। एक कुर्सी ट्रांसफर है, अगर ट्रांसफर हुआ तो इंतजार करेंगे और दर्शकों से भी ये कहेंगे कि ऐसी अंदर की खबरें देखने और समझने के लिए हमें समर्थन दीजिए, ताकि हम आपके समक्ष मैदान में बने रहें। तो फिलहाल संतोष सर, आपका आभार और धन्यवाद और नमस्कार। तमाम दर्शकों को धन्यवाद और नमस्कार। और जाते जाते फिर आपसे अपील, आग्रह जैसे शिव जी ने भी किया, हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारा साथ दीजिए, हमारे तमाम प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहिए। ये वीडियो आप संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो आगे बढ़िए, इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर करते रहिएगा। आपका कमेंट ही हमारी ताकत है। अगर हम सही बोल रहे हैं तो हमारा साथ दीजिए, अगर आपको लगता है कि हमारे अंदर कोई कमी है तो हमारी कमियों को भी आप रेखांकित कीजिए, हम अपने आप को सुधारने की कोशिश करेंगे। सच बोलिए, जैसे हम सच बोल रहे हैं, कड़वा सच बोल रहे हैं, आप लोगों से भी कहें कि सच बोलिए, भले ही वो हमें कड़वा क्यों न लगे, भले ही वो हमारे लिए मीठा क्यों ना हो, लेकिन सच बोलिए और अपनी सही सच्ची राय से हमें अवगत कराइए। नमस्कार। धन्यवाद।